आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के बाद हमारे साथ आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर राजन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। पिछले साल भर पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि आप साल भर के बाद हिंदी में पूरी बात करेंगे, तो आज उम्मीद करें कि आप हिंदी में बात करेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे, अभी कोशिश जारी। मुझे 2-3 महीने और दे दीजिए, उसके बाद मैं ठीक ढंग से बोलूँगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज के लिए आपको तो आज जरूर बधाई देनी पड़ेगी कि कितने सालों से मैंने पॉलिसीज पढ़ी हैं। पॉलिसी पढ़ते हैं तो आरबीआई ने जैसे कि कहा कि हमें उम्मीद है कि ग्रोथ इतनी होगी, इन्फ्लेशन इतनी होगी, तो हम खुद से सोचते हैं कि आरबीआई ने ये एज्यूम किया, वो एज्यूम किया। इस बार आपने बहुत ही डिटेल के साथ सारा कुछ समझाया है और एक जो भी आपकी इंटरनल रिसर्च है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको पूरे डिटेल में आपने सामने रखा है। हाँ, हमने पहली बार एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसको बाकी दूसरे जगह में इसको इन्फ्लेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव प्रेजेंटेड इट। इसमें सारे डिटेल्स हैं और इसलिए आपको आपने कुछ डिफरेंस पहचाना। बिल्कुल, तो ये हम मान सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी आगे चल के। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी। तो आपने जो एक खास बात कही कि आपका टारगेट है जनवरी 2016 का 6% और आपको इस वक्त लगता है कि वो 7% करते हैं, उसके ऊपर से मार्केट एक गाइडेंस लेगा। हाँ, तो हम जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट करते हैं पहले मॉडल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं और मॉडल के हिसाब से जनवरी 2016 में 7% इन्फ्लेशन हुई। लेकिन जब उस मॉडल के ऊपर हम अपना जजमेंट लगाते हैं और हम सोचते हैं कि मॉडल में ये नहीं है, वो नहीं है, तब जब हम सोचते हैं तो नतीजा ये है कि जनवरी 2016 में हम सोचते हैं कि 6% होगी। यानी कि मॉडल के ऊपर जब हम जजमेंट लगाते हैं तो हम we basically think that inflation is on the path to hit 6%. ये बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कही थी, तो ऐसा क्या है जो आप मॉडल में फीड नहीं कर पा रहे हैं? वो कौन से आपके असम्पशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है जिसको आप बाहर से समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मॉडल में पॉलिटिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर पाएगी। फूड प्राइसेस, मॉडल तो स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन है कि फूड प्राइसेस ये होंगे क्योंकि पास्ट में फूड इन्फ्लेशन ये थी। बट यू हैव टू पुट ऑन टॉप ऑफ दैट योर व्यू ऑन व्हाट एक्शन विल बी टेकन ऑन फूड। ऑल्सो समटाइम्स द मॉडल डजंट टेक फुल अकाउंट ऑफ चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी। So these are all things that we have to think about and put into our framework. To get a sense of what is happening. So one of the things I've been quite heartened by is that non-food, non-fuel inflation has been coming down quite steadily. That seems to suggest that the disinflationary process is underway. Now again, whether that's fully captured by the model is questionable. तो जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बातें करते हैं, क्या खास चीज आपके दिमाग में आती है? So amongst the various structural changes are first the outside world. Inflation has come down tremendously. Of course, that's reflected in oil prices. But other commodities have come down. And in general, across the world, the problem is disinflation. So if we are importing, and usually our models don't have a very good, well-developed outside sector in the model, then you get the possibility that you might be importing disinflation, which will bring inflation down. लेकिन ऐसा लगता है कि फिर इसमें तो अच्छा खासा वक्त लगेगा और उस लिहाज से आपका टारगेट, चूंकि आप अभी भी कह रहे हैं कि काफी हद तक डाउटफुल है, तो काफी इकोनॉमिस्ट तो अब ये सोचने लगे कि शायद पूरा 2015 बिना रेट कट के निकल सकता है। नहीं, we are not saying that we will cut rates only if inflation hits 6%. We are saying we will have the room to be more accommodative when we project that inflation will hit 6% by January 2016.
So there's almost a year and a quarter left for that time, and so there's a long time. Some of these supply effects can come into play by then. The Rabi crop will be a big factor if that's strong. The people say the reservoirs are pretty full, so that will help the Rabi crop. So all that will play out over the year. We will see what will happen. Kharif crop, we have some initial numbers. Those numbers tend to get revised. Let's see how that plays out. Let's see the impact on actual food inflation. Sometimes we have strong crops but high inflation. So let us see how all that plays out. And of course there's non-food aspects to inflation also. Oil prices have been coming down. Let's see how long that stays that way and how much it feeds into inflation. So there's a lot to see. We have said when we feel that inflation as projected to 2016 will fall below our target of 6%, we'll have room to cut. Similarly, if we feel it will be significantly above our target, we will have to take steps to ensure that it meets the target. तो आप ये कह रहे हैं कि रेट हाइक भी हो सकती है दोनों साइड। लेकिन जब आप ये मान रहे हैं कि आपका टारगेट मीट नहीं होगा अभी के सर्कमस्टेंसेस में, तो आपको रेट हाइक शायद अभी करनी चाहिए। वो नहीं कहा, मैंने कहा कि वी आर ऑन ट्रैक to meet the target in January 2016. Okay. Because I said the model says 7 plus our judgment says 6. Let us see how it evolves. What is important to realize is in other countries the model has been perfected over many years. The economy is fairly stagnant. It's not growing at tremendous pace. And so it's well understood that the model spits out the collective wisdom of people. I mean, we're in the early stages of development. तो आपने कहा कि आप रेट कट तब करेंगे जब आपको लगे कि 6% के नीचे इन्फ्लेशन आ गई, जब आपका मॉडल बताएगा या जब आपका जजमेंट होगा, क्योंकि आप तो दो अलग अलग क्राइटेरिया। मॉडल प्लस जजमेंट, मॉडल प्लस जजमेंट। आवर पॉलिसी इज सेट बेस्ड ऑन मॉडल विच इज बेस्ड ऑन डेटा प्लस आवर जजमेंट ओवरराइडिंग इट। इफ आई डिड नॉट पुट माई जजमेंट, I could put the model in my chair and say monetary policy is determined by the model. Can't be that way. फर्क ये है कि जो इकोनॉमिस्ट आपके मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं या उनके अपने मॉडल्स हैं, उससे वो अंदाजा लगा रहे हैं, तो उनको लगता है कि 6% का नंबर प्रोजेक्ट करना बिल्कुल फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा के आधार पे शायद अगले साल भर मुमकिन ना हो, लेकिन जजमेंट की बेसिस पे हो सकता है कि 2 महीने में हो जाए। कई लोग वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि असंभव है, और कई लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसके नीचे आ जाएगी। So I think if you look at the market, it is on either side. There are some who are saying that you'll have to raise rates. There are some who are saying that by early next year, some people are projecting January, February, you'll be able to cut rates. I am giving you the conditions that we will be looking for, but I'm also telling you that I'm staying away from projecting when those conditions will be met, because the economy is a complex economy, is evolving. And we have to see how it moves. A model is only an abstraction. It captures part of what the economy looks like. So that is why I'm saying in this complicated world, we also have to use our judgment as economists to get a sense of how we're going there. मार्केट के लिए गाइडेंस अगर मैं आपका सम अप करूं, यह है कि हर 2 महीने बाद पॉलिसी में आप अपने प्रोजेक्शन देंगे। अगर वो प्रोजेक्शन हर बार घटते हुए नजर आए कि आप 7 से 6.75 या 6.5 की तरफ जाएं और आपका जजमेंट ये हो कि 6% मुमकिन है, तो रेट कट हो सकते हैं। ओके, तो आपके इस प्रोजेक्शन पे क्लोजली बाजार को नजर रखनी है। एक जो आप ग्रैंड सुपर साइकिल की बात कर रहे थे, चूंकि काफी हद तक उस पर कम से कम बाजार तो डिपेंडेंट है और पूरा का पूरा व्यू, क्योंकि सिर्फ एक क्रूड की वजह से हमारी इकोनॉमी पे जितनी ज्यादा हलचल हो जाती है, चाहे आप 2008 में देखें जब क्रूड 150 हो गया था, या आप हाल के वक्त में भी देखें तो एक ऊंची इन्फ्लेशन लगातार रही है, तो क्रूड का बड़ा हाथ है। आपका क्या जजमेंट है? जैसे आपने इसमें कहा है कि शायद वो सुपर साइकिल खत्म हो रहा है, तो अब हमें कम रेट के लिए तैयार रहें। मुझे सुपर साइकिल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बोथ यूरो एरिया और चाइना बहुत ही कमज़ोर हैं। यूरो एरिया तो बिल्कुल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही कमज़ोर है। चाइना अपने पास के हिसाब से
काफ़ी कमज़ोर है। 10% ग्रोथ से अभी 7 है और 7 से भी घट रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो कमोडिटीज़ हैं उनकी मांग में काफ़ी वीकनेस है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगले क्वार्टर्स में थोड़ा कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा वीकनेस होगी। अब देखना पड़ेगा कि उसके बाद वो सस्टेन हो जाता कि नहीं। वो काफ़ी चीज़ें पे डिपेंड करता है। पहले पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, अगर मिडल ईस्ट में कुछ और हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का महत्व काफ़ी ज़्यादा है प्राइस डिटर्मिनेशन में। और दूसरी बात यह है कि अगर चाइना या यूरो एरिया उनमें फिर से ग्रोथ उत्पादन बढ़ जाती है तब भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो I think you can make a short-term projection that over the short run it looks like commodity prices are coming down because of weakness and because political uncertainty hasn't increased too much. But we are effectively having a war being fought in the Middle East, and things can turn around in terms of growth. So I don't think we can rely on it longer term. That's why I said I can't make any projections about the super cycle. उस हिसाब से इमीडिएट तौर पे जो आपने फूड इन्फ्लेशन को एक बड़ा फैक्टर बताया है, क्या एक तरीके से आप सरकार को ये संकेत दे रहे हैं कि करीबन 1% या 90 बेसिस पॉइंट की जो इन्फ्लेशन है वो सरकार मैनेज कर सकती है बजाय आरबीआई के? नहीं, सरकार का बड़ा हाथ है इसमें। फूड इन्फ्लेशन, लोग कहते हैं कि ये आपूर्ति सप्लाई साइड की वजह से है। तो सप्लाई साइड की चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो मांग है, डिमांड। तो अगर गवर्नमेंट मदद कर सकती है और फूड सप्लाईज, फूड मैनेजमेंट में सुधार ले आ सकती है, then we have a chance of easing winning the fight against inflation much more easily. अभी जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है डबल डिजिट से धीरे धीरे नीचे आते हुए, इनफैक्ट इवन WPI डबल डिजिट में आ गई थी, आपको इसमें हायर रेट्स का कितना हाथ दिखता है? और सरकार ने जो अपना डेफिसिट लगातार पिछले 1.5 साल से कंट्रोल किया है उसका कितना हाथ दिखता है कि इन्फ्लेशन के पीछे दरअसल सरकार की वजह से ही बढ़ा और उसी की वजह से कम हो रहा है, ऐसा लगता है? सी, अनडाउटेडली सरकार का काफ़ी हाथ है, क्योंकि ये जो बजट डेफिसिट उन्होंने कम किया है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट डिमांड है उनको कम किया है, that has helped inflation undoubtedly. It's also hurt growth because that's the only way when you're restricting demand. I would think, given the clamor against the RBI and people saying reduce interest rates, the interest rates have also helped. Now you may say, where is it helped? In EMIs. When people look at high EMIs, they feel more reluctant to go out and buy. So I accept the blame that we are partly to blame for the slowing growth. I won't say we are the only reason. I think there are many other reasons. But you have to accept that slower growth is the way to bring down inflation. There's no other way. Unless you can increase supply tremendously, and you yourself said it takes time to increase supply. So in the short run, lower demand is the way. We're trying not to decrease demand too much, which is why we haven't increased interest rates to 18%. That is why they're still 8%. But we're hopeful that with the amount we've increased, demand is on a path such that over time inflation is coming down. We're seeing some evidence of that. Government actions of course help a lot, but external effects also will help, like the oil prices, like the relatively stable exchange rate. Put all these together, I'm hopeful we get to the right place. लेकिन 2 दिन पहले मेडिसिन स्क्वायर पे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आने वाले सालों में ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और आपका जो आज का प्रोजेक्शन है उसको देखते हुए अगले 1.5 साल तक तो ऐसा नहीं लगता कि हम ग्रोथ में बहुत एक्सेलरेशन देखेंगे। हमने प्रोजेक्ट किया कि इस साल 5.5% होगी और अगले साल शायद 6.5%। तो
That's quite an increase, and beyond that, of course, all these projections are not very useful because we are talking 2 years out. My hope is that if we do the right things, we get back to 7.5% growth, after which we have to do the big things. So let's see. 7.5 कब तक? 3 साल में. तो 2 साल, 1 साल में 6.5, 2 साल में 7 और तीसरे साल में 8.5, 7.5-8. तो 7-7.5 तक आपको लगता है कि एक सस्टेनेबल रेट पॉसिबल है? एक सवाल और, चूंकि हमने सरकार की बात की है तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, नई सरकार के आने के बाद से खास तौर पे दिख रहा है कि अब वित्त मंत्री अकेले चलने की बात नहीं करते जैसे वो पहले करते थे कि हमें अकेले करना पड़ता है. क्या कोऑर्डिनेशन कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है? नहीं, पिछले वित्त मंत्री के साथ भी कोऑर्डिनेशन थी और इस वित्त मंत्री के साथ भी कोऑर्डिनेशन है. सरकार और आरबीआई के साथ चर्चा तो चलती रहती है और मेरे ख्याल में मीडिया पूछती रहती है कि क्या डिफरेंसेस हैं, और जो जब हम बात करते हैं मीडिया से तो कभी कभी हम ऐसा चीज़ बोलते हैं तो वो एक नया स्टोरी बन जाती है कि हाँ डिफरेंसेस हैं. मेरे ख्याल में डिस्कशन है, इंटेंस डिस्कशन. Both sides have the same objectives. We want to increase Indian growth. We want to bring down inflation. And sometimes horizons differ. But I don't think there is that. शॉर्ट टर्म में अभी ना तो फिस्कल ना तो मॉनेटरी किसी भी तरफ से स्टिमुलस आएगा. एक बार ग्रोथ को थोड़ा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. इस पर भी कंसेंसस दिख रही है? नहीं, मेरे ख्याल में सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है अभी. अगर हम वो जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फोकस करते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, वहां से ग्रोथ आ जाएगी. और जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तब अगर इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है तो हम ग्रोथ को मॉनेटरी साइड से भी स्टिमुलस दे सकते हैं. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी मॉनेटरी साइड से स्टिमुलस नहीं दे सकते हैं. हम और तरीके से स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. तो इस बार आपने पढ़ा होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें पार्ट बी है, वो पार्ट ए से लंबी है क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं. आंध्रा और तेलंगाना के जो लोन वेवर्स के डिमांड थे, उसका कोई फॉर्मूला फाइनली वर्कआउट हो गया? आई थिंक वी हैव टोल्ड बोथ आंध्रा एंड तेलंगाना दैट while broadly we do not see the fall in production. See, what happens is if there's a natural calamity like a cyclone or the states will declare that natural calamity and then declare a suspension on revenue and ask the RBI to look into the situation to see whether there can be some forbearance on the loans. Now, this time, because of variety of reasons, they didn't declare the natural calamity. So actually, the crop came, and when we look at the crop results, it doesn't look like there's been a substantial reduction in the crop. So, given that we have more information, we said, we cannot acquiesce to a general restructuring of the loans. But in specific districts, for specific small loans, we can do that. And so it's been a very restricted process. तो आपने पिछली बार बताया था कि आपने वो डेटा मांगा है. हमने डेटा मांगा था, उन्होंने डेटा दिया, हमने डेटा को एनालाइज किया, फिर हमने ये कहा कि we don't see the generalized fall in production, but in these districts, for this kind of loan, there may be a case for doing a little bit. But it's been a very restricted, partly because we want to, this cannot be, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इस बार क्योंकि क्रेडिट कल्चर भी कमजोर हो जाती है, लोग रीपे नहीं करते हैं, और ये सिर्फ आंध्रा और तेलंगाना में रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, बाकी स्टेट्स जो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं वहां पे भी होगी. आई थिंक द मैसेज टू टेक अवे इज दैट it is not
I'm not talking about Andhra and Telangana, I'm talking generally from past experience with loan waivers, it is not a good idea to waive loans. Because what you find is soon after you waive loans, credit starts falling. Banks are not very happy, but it also creates an environment where the borrower feels that the answer is wait for the next loan waiver. So banks immediately get wary because these people they feel will not repay. So the net effect is a loss of credit rather than any benefit to the borrowers such as the farmer. So I think we have to be very careful. There are circumstances in which the farmer is indebted, has a natural calamity. We should work with that. But let us not think the loan waiver is an answer. Typically, it creates more problems than it solves. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन आपका। तो ये थे आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन, जिन्होंने एक ज़्यादा बेहतर टूल्स मुहैया कराए हैं इस बार बाजार को ये समझने के लिए कि आरबीआई आगे क्या करेगा, लेकिन फाइनली रेट कट कब होता है उसके लिए तो इंतज़ार बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।